Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we have to cover four major articles. First is tension in the Arctic region. Second article is about GST invoicing. Third article अलीनो के बारे में है एंड लास्ट आर्टिकल टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज के बारे में है. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, एक बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में आर्टिक पे आपको परमाफ्रॉस्ट नहीं देखने को मिलेगा, जिसके बाद नया लैंड सरफेस वहां पर एक्सपोज होगा, जहां पर मिनरल्स की कहीं ना कहीं भंडार है, कहीं ना कहीं ऑयल गैसेस का बहुत ज्यादा भंडार है. और इस वजह से हर कंट्री क्लेम करने की कोशिश कर रही है आर्टिक एरिया को. तो यहां पर अगर देखा जाए, जैसे कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएस, ये सभी कुछ ना कुछ पार्ट आर्टिक का क्लेम करती है. मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग कंट्रीज कुछ टेरिटरी को यहां पे क्लेम करती है. अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ मेजर डिस्प्यूट है, जैसे कनाडा और यूएस के बीच में यहां पर नॉर्थ वेस्ट पैसेज को लेकर डिस्प्यूट है, जहां कनाडा ये कहता है कि ये हमारी टेरिटोरियल वाटर है, वेयर एज जहां पे यूएस की बात की जाए, यूएस कहता है ये एक इंटरनेशनल रूट है. वेयर एज रशिया और नाटो के बीच में मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेके, खासकर फिनलैंड और जब से स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो को, उसके बाद से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गए. वेयर एज नॉर्वे एक सिल्वर बर्ड एरिया को क्लेम करता है, जहां पर आप ये कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है आपका इंटरनेशनल, जहां पे सीड्स को कंजर्व करके रखा जाता है. तो कहते हैं कि भाई यहां पे नॉर्वे इस एरिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बट रशिया इस एरिया को क्लेम करता है. अब सोवियत एरा में यहां पर रशिया ने बहुत सारे मिलिट्री बेस बनाए थे. अब इन्हीं को वापस से रीओपन कर रहा है रशिया, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको नाटो का भी एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है. एंड यहां पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूके ये एक तरह से मान के चलिए कि कुछ स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट बना रहे हैं एंड ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के इस एरिया में इंट्रूजन को कम कर सके. अब थर्ड इंपॉर्टेंट यहां पर प्लेयर आता है आपका चाइना. चाइना ने अपना पोलर सिल्क रूट कहीं ना कहीं डिजाइन किया, जहां पर रशिया के साथ होते हुए नॉर्थर्न जो सी रूट है उसको चाइना एक्सप्लोर करना चाहता है. और चाइना यहां पर आर्टिक एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर खासकर अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है. मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, विद रशिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है. एंड आइस ब्रेकर टेक्नोलॉजी के ऊपर भी यहां पर इसका पूरा फोकस है. अब बात यह आती है कि आर्टिक एरिया में एक एक्चुअल में आर्टिक फोरम आपकी काउंसिल आपकी वर्क करती है. बट अभी प्रॉब्लम ये है, 1996 में जब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो ये ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू बनी थी एंड ये प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, इन्वायरमेंट के, रिसर्च के बारे में बात करते हैं, इंडिजिनस पीपल के राइट्स के बारे में बात करती है. बट यहां पर मिलिट्री इश्यूज को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया गया था. जैसे अंटार्कटिका के केस में आपको देखने को मिलता है कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है जो उस एरिया को कहीं ना कहीं किसी भी तरह से लाइक टेरिटोरियल क्लेम्स को अप्रूव नहीं करता है. बट ये चीज यहां पर मिसिंग है और इस वजह से अभी 8 देश ऐसे हैं जो अभी आर्टिक काउंसिल के मेंबर हैं, आर्टिक नेशंस में आते हैं. एंड उसके अलावा इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस यहां पे रखता है. वैसे 2018 में चाइना को भी नियर आर्टिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था. एंड यहां पे आप मान के चलो, जब से यूक्रेन में इन्वेड किया है रशिया ने, उसके बाद से आर्टिक काउंसिल भी आपकी डिफंक्ट हो चुकी है, पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है. तो कहते हैं आर्टिक काउंसिल का जो मेजर वर्क है वो ये है कि इस एरिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंडिजिनस पीपल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना एंड मोर ओवर यहां पर सोशल कॉपरेशन को प्रमोट करना और साइंटिफिक कॉपरेशन को प्रमोट करना, जहां पर आप ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए वर्क करें एंड एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल नीड्स के बीच में और ह्यूमन ग्रीड के बीच में, जहां पर हम इस फ्रजाइल इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना करें. बिकॉज यहां पर अगर आपकी आइस और तेजी से मेल्ट करती है, जो कि ऑलरेडी 4 टाइम फास्टर मेल्ट कर रही है ग्लोबल एवरेज से, अगर ये और तेजी से मेल्ट करती है तो मिथेन एमिशन इंक्रीज होगा और मिथेन एमिशन इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा तेज हो जाएगी. तो मतलब एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल यहां पर चल सकता है. तो कहा जाता है कि भाई इसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि आर्टिक इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है. कहते हैं यहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऑयल और गैस के रेयर अर्थ डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं. क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं
परमाफ्रॉस्ट अगर आपका मेल्ट करेगा, इससे मीथेन निकलेगी, क्लाइमेट चेंज और ज्यादा तेज हो जाएगा। तो जो आप पेरिस एग्रीमेंट के अंदर कमिटमेंट करके आए थे 1.5 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड आप ग्लोबल टेम्परेचर को राइज नहीं करने देंगे, आप उसमें फेल हो जाएंगे। मोर ओवर कई स्ट्रैटेजिक रूट्स है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज की बात की जाए तो जैसे जैसे ये आइस मेल्ट हो रही है तो नए नए पैसेजेस आपके खुल रहे हैं और यहां पर अलग अलग कंट्रीज इन पैसेजेस को क्लेम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी बन सकते हैं ये फ्यूचर के। अब वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए सबसे पहली बात तो आपस में कोलैबोरेशन कॉपरेशन को आप इंप्रूव कीजिए, जो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कीजिए ताकि इस तरह के डिस्प्यूट्स को हम अवॉइड कर सकें। एंड कहीं ना कहीं जो मिलिट्री टेंशन अभी इंक्रीज हो रही है, आपस में डायलॉग डिबेट्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू ही आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंश्योर करो मिलिट्री टेंशन को कैसे आप डिफ्यूज कर सकते हो। एंड अभी इकोनॉमिक जो आपके इंटरेस्ट हैं और इन्वायरमेंटल नीड है, उन दोनों को बैलेंस करके रखने की आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज जीएसटी इनवॉइसिंग। अब क्या है ये और क्यों है ये? रिसेंटली अभी जीएसटी काउंसिल ने ये कहा कि जीएसटी इनवॉइसिंग 1 अप्रैल से इफेक्ट में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इफेक्ट में आ रही है, एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में, जब 37th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 2019 में, उसने सबसे पहले ई इनवॉइसिंग स्टैंडर्ड्स को अप्रूव किया था। बट उस समय जो आपकी एनुअल एग्रीगेटेड टर्नओवर हुआ करती थी कंपनी की 500 करोड़ से ऊपर, उनके लिए मैंडेटरी था। फिर इस लिमिट को घटा के 100 से 500 करोड़ की कंपनीज के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया। एंड अब 10 करोड़ से ऊपर की जिनकी भी टर्नओवर होगी उनके लिए यहां पर जीएसटी इन ई इनवॉइसिंग जरूरी रहेगा। अब इसे करते कैसे? मान लीजिए आप जीएसटी इनवॉइस अपना जनरेट करते हैं तो ई बिलिंग सिस्टम के थ्रू आप उसे जनरेट कर सकते हैं। अब बाद में आपको इसे आईआरपी यानी कि यहां पर एक पोर्टल है दैट इज इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आपको वहां पर इसे सबमिट करना पड़ेगा। एंड एक बार वहां पर सबमिट कर दिया मींस पहले आप जीएसटी ई इनवॉइस पोर्टल पे जाओगे, वहां पर उसको अपलोड करोगे इनवॉइस को। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि आप रिपोर्ट करोगे उसे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, फिर आपको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया जाएगा और एक क्यूआर कोड दिया जाएगा जिससे आपके इनवॉइस को डिजिटली वेरीफाई किया जा सकता है। अब वंस इट इज डन, यहां पर आपका ये क्यूआर कोड वगैरह बन गया है, तो ये आपकी जो भी चीजें हैं जीएसटी से रिलेटेड रिटर्न्स और ई वे बिल्स वगैरह, उसको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। अब बात ये आती है कि अभी और पहले में क्या फर्क आया। तो कहते हैं 1 अप्रैल से क्या होगा, पहले तो कोई डेडलाइन नहीं हुआ करती थी ई इनवॉइस की, अब 30 डेज की डेडलाइन है। अगर इन केस 30 डेज के बाद आप करते हैं तो इस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले ऐसा रिजेक्शन वाला कोई प्रोसीजर नहीं था। अब यहां पे आप कहिए कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पहले मैंडेटरी नहीं था, अब जो भी टैक्स पेयर होंगे इस कैटेगरी के, उनको यहां पर आप ये मान के चलो कि उनको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। पहले ये जो आपका टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड था ई इनवॉइस का, वो 100 करोड़ हुआ करता था, अब घटा के 10 करोड़ कर दिया गया है, जैसा मैंने आपको बताया। अब इसमें कुछ एग्जम्पशंस हैं, जैसे मान लीजिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इंश्योरेंस बैंकिंग सेक्टर को जरूरत नहीं पड़ेगी, मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में जरूरत नहीं पड़ेगी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसका एडवांटेज ये है कि आप कहीं ना कहीं जो रिटर्न्स है जीएसटी के वो ऑटोमेट कर पाएंगे, फास्टर कंप्लायंस देखने को मिलेगा, रियल टाइम इनवॉइस वैलिडेशन हो पाएगी जिससे टैक्स फ्रॉड कम हो जाएंगे, एंड इससे बिजनेस की एफिकेसी आपकी इंप्रूव होगी। एंड मोर ओवर इंटरऑपरेटेबिलिटी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ आपको देखने को मिलती है वो आपकी और बेटर हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज क्या इस बार अलिनो आने वाला है या लानीना। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं। देखो यहां पर आपके पास 3 स्टैंडर्ड इमेजेस हैं, वन इज नॉर्मल कंडीशन, लानीना एंड अलिनो। अब देखो जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होता है, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट में आपका वार्म वाटर आता है। अब वार्म वाटर अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है, यानी वाटर वेपर्स लेके आता है, और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के एरिया में यहां पे रेनफॉल होती है जो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। एंड ये
कहीं ना कहीं इंडिया में भी मॉनसून को पॉजिटिव ही रखता है। बट इन केस ला नीना की कंडीशन आ जाए, मतलब आपको यह देखने को मिलेगा कि जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है यहां पर वार्म वाटर और ज्यादा वार्म हो गया, यानी और ज्यादा गर्म हो गया, एंड इस एरिया में जो आपकी कोल्ड वाटर है वो और ज्यादा ठंडा हो जाए, तो इस केस को ला नीना कहा जाता है। ये एक पॉजिटिव लाइक टच देता है आपके मॉनसून को, जहां पर ना केवल ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा अच्छी बारिश होती है, बल्कि यहां पर आपको यह भी देखने को मिलता है इंडिया के मॉनसून को भी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ केसेस में आपको फ्लडिंग की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है, बट मोर और लेस इंडिया में बारिश अच्छी रहेगी। अब अगर बात की जाए अलीनो की, अलीनो का केस वो है जहां पर वार्म वाटर आपके साउथ अमेरिका में आता है, और ये वार्म वाटर जो है साउथ अमेरिका में रेनफॉल लेके आता है, बट ड्रॉट लेके आता है ऑस्ट्रेलिया में। ये इंडिया के लिए भी नेगेटिव है, जहां पर इंडिया के अंदर आपकी कहीं ना कहीं ड्रॉट लाइक सिचुएशन और ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अभी साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा कि इस बार ये अलीनो आने के चांसेस बहुत कम है, तो इंस्टेड न्यूट्रल अलीनो कंडीशन हमारे को यहां पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इंडिया के लिए ये कंडीशन ऐसी है कि ना तो आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि अलीनो है, ना ही आपको ये देखने को मिल रहा है कि लानीनो है। यहां पर ऑलमोस्ट अगर पिछले सालों की बात की जाए तो 2023 में अलीनो आया था, जिसमें इंडिया के मॉनसून में आपको डेफिसिट देखने को मिला था। 2024 में आपको लाइक एक न्यूट्रल ईयर देखने को मिला था। अब 2025 के लिए भी ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, हीट वेव रहेगी, बट ओवरऑल आपका जो साल रहेगा वो न्यूट्रल रहेगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले अलीनो की बात कीजिए। जैसा मैंने आपको कहा कि आपका वार्म करंट आता है टुवर्ड्स सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यहां पे आपका मॉनसून जो होता है बिलो नॉर्मल रहता है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस रहती हैं, एंड यहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए तो उसका भी इंपैक्ट रहता है, जहां पर इंडिया में ड्रॉट आता है, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट आता है, लाइक इंडोनेशिया में आता है, और थोड़ी हैवी रेनफॉल साउथ अमेरिका की तरफ आपको देखने को मिलती है, खासकर आटाकामा डेजर्ट की तरफ। वैसे आपका इंपैक्ट ये रहेगा कि ग्लोबल टेम्परेचर आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड साइक्लोन्स जो है पैसिफिक ओशन में इंक्रीज करेंगे, वेयर एज अटलांटिक में थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। ओवरऑल इंडिया के एग्रीकल्चर को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। वेयर एज अगर लानीना ईयर है तो आपका जो करंट है वो ठंडा हो जाएगा, खासकर सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ। अब अगर ऐसा होता है तो अबव नियर नॉर्मल आपकी रेनफॉल रहती है, और इससे हैवी रेनफॉल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं, वेयर एटाकामा में आपकी जो सिचुएशन है और ज्यादा ड्राई हो जाती है। अब यहां पर आपका ग्लोबल टेम्परेचर नीचे आता है, एंड मोर ओवर साइक्लोन की जो टेंडेंसी है वो पैसिफिक में कम हो जाती है, अटलांटिक में बढ़ जाती है, एंड इससे आपकी क्रॉप की यील्ड इंक्रीज होती है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप दोनों के बीच का आपको डिफरेंस समझ में आया हो। अब इसके लिए आप एक फुल फ्लेज वीडियो भी देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अलीनो और लानीना एक इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है जो महज 5 या 10 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो आई प्रेफर कि आप यहां पे इसके ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो भी देखिए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, ये इंडिया टाइगर ट्रम्प क्या है, इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जो कि 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में होगी। अब यहां पे आप मान के चलो कि ओवरऑल इंडिया और यूएस के बीच में डिजास्टर रिलीफ के लिए हम क्या करना चाहते हैं, जो कोलैबोरेशन है, कॉपरेशन है, वो आपका इंक्रीज करना चाहते हैं। अब इसमें हम ट्राई सर्विसेज यानी हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगी, और इसमें फोकस ये कि कैसे इंटर ऑपरेटेबिलिटी को हम प्रमोट कर सके, और यहां पे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेटअप कर सकें, और इसमें कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर भी आपका फॉर्म किया जाएगा, ताकि एक इफेक्टिव एंड रैपिड रिस्पॉन्स हम जनरेट कर सकें इन केस किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी में हम एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर 2 फेजेस हैं, एक सी फेज, एक हार्बर फेज। सी फेज बे ऑफ बंगाल में होगा, हार्बर फेज आपका विशाखापट्टनम में रहेगा। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में तीनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, वेयर आज यूएस की तरफ से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड इसमें पार्टिसिपेट करेगी। वैसे इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास आर्मी के लिए, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस के साथ, मालाबर आपकी नेवी के साथ, एंड कॉप इंडिया दैट इज एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। अब इनके पर्पसेस आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट मोर और लेस आप इनके नाम और किस चीज के लिए ये यूज होती हैं उसको याद रखें तो काफी फायदेमंद रहेगा। तो आज के डिस्कशन में आई होप आपको ये सभी आर्टिकल्स पसंद आए हो।
अगर पसंद आए तो जाने से पहले लाइक बटन जरूर से दबाना। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।